हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब पर। दोस्तों, इसमें हम विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में ऊतक का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा ऑप्शन है रक्त, तीसरा ऑप्शन है यकृत या फिर चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। तो बताइए फ्रेंड्स, ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त। ब्लड जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, अस्थियां किसमें वातिल होती हैं? मछलियों में, उभयचरों में, सरीसृप में या फिर पक्षियों में? बताइए फ्रेंड्स, अस्थियां किसमें वातिल होती हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों में। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम ऊतक किसका संवहन करता है? पानी का, खाद्य का, पानी और खाद्य दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में जाइलम ऊतक जो होता है वो पानी का संवहन करता है और जो फ्लोएम होता है वो खाद्य का संवहन करता है। ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, अमरबेल उदाहरण हैं आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी या फिर पूर्ण मूल परजीवी। तो बताएं फ्रेंड्स, क्या है इसका सही उत्तर? दोस्तों, इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो जो अमरबेल होता है वो एक पूर्ण तना परजीवी होता है। नेक्स्ट, निम्न में जीवाणु जनित बीमारी है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है गलसुआ और चौथा ऑप्शन है राजयक्ष्मा। तो बताइए फ्रेंड्स, जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो देखिए, जो जीवाणु जनित बीमारी है वो राजयक्ष्मा है। इसी को हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है जोक, तीसरा है टेप वर्म या फिर चौथा ऑप्शन है घोंघा। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि तंत्रिका तंत्र की अनुपस्थिति किसमें होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीव का नाम है? मृदा कवक, राइजोबियम, नीलहरित शैवाल या फिर कवक मूल। तो मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीव राइजोबियम है। नेक्स्ट, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है? पहला ऑप्शन है क्लोम, दूसरा है वातक, तीसरा है फुफ्फुस या फिर चौथा ऑप्शन है फुफ्फुस कोश। तो कॉकरोच में वातक पाए जाते हैं इसके शरीर पर, जिसके कारण ये जल में जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट, किस ऊतक के नख, खुर और नाखून बने होते हैं? पहला ऑप्शन है केराटिन, दूसरा है क्यूटाइड के, तीसरा ऑप्शन है ट्यूनिसिन के और चौथा ऑप्शन है काइटिन के। तो बताइए फ्रेंड्स, किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केराटिन की। नेक्स्ट, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? शैवाल को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटो को या फिर फंगस को? तो देखिए, वनस्पति जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या फिर श्यान बल? सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण मथने से क्रीम अलग हो जाती है।
नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ का ढाल निम्न में किसको दर्शाता है? त्वरण को, विस्थापन को, दूरी को या फिर चाल को? देखिए फ्रेंड्स, वेग और समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचें, ये समय है और ये वेग है, इसके बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा जाता है। तो ये जो आपका ढाल है, ये ढाल आपका त्वरण को दिखाता है, ए को दिखाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। याद रखना ए बराबर v/t होता है। नेक्स्ट, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? 4.2 जूल, 80 जूल, 336 जूल या फिर 100 जूल? तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः पिघलाने के लिए 80 जूल कार्य करना होता है। नेक्स्ट, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होता है, यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, घटता और बढ़ता रहता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी पृथ्वी, यह भूमध्य रेखा, और ये होता है आपके ध्रुव NS। तो मान लीजिए हम इस भूमध्य रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं ऐसे, तो हम जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर जो जी का मान होता है वो सर्वाधिक होता है। तो जैसे हम ध्रुव की ओर पहुंचते हैं तो जी के मान में बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर अल्फा कण का? तो देखिए, संवेग P बराबर mv होता है, और यदि इसमें हम देख पा रहे हैं कि संवेग जो है वो सीधा समानुपाती है द्रव्यमान के। इसका अर्थ यह है कि द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका संवेग सर्वाधिक होगा। तो इसमें से ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस कण का है। तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है वो अल्फा कण का होता है, जिसकी वजह से इसका जो संवेग है वो भी सर्वाधिक हो जाएगा। तो याद रखें, अल्फा कण का जो संवेग है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से अधिक होता है। नेक्स्ट, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता? तो फ्रेंड्स, पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल है? डिस्ट्रक्टिव फोर्स बताना है आपको कौन सा है इसमें से। चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर घर्षण बल? तो याद रखिए, इसमें से जो क्षयकारी बल होता है वो घर्षण बल होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन भार की इकाई नहीं है? पाउंड, किलोग्राम, डायन या फिर ग्राम? तो फ्रेंड्स, पाउंड भी भार की इकाई है, किलोग्राम भी है और ग्राम भी है। तो इसमें जो डायन है ये एक बल की CGS यूनिट है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण से, द्रव्यमान से, उत्प्लावकता से या फिर श्यानता से? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड का वजन स्थान स्थान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, मृदा निम्न में किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का, यौगिक का या फिर अणु का? तो फ्रेंड्स, याद रखना है, मृदा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों? तो फ्रेंड्स, याद रखना है,
इलेक्ट्रॉन को जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन धनावेशित नहीं है? अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक या इलेक्ट्रॉन? तो याद रखना है, अल्फा कण भी एक धनावेशित कण है, प्रोटॉन भी एक धनावेशित कण है, हीलियम नाभिक भी धनावेशित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऋणावेशित कण है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपूर, शुष्क बर्फ, बर्फ या फिर अमोनियम क्लोराइड? तो फ्रेंड्स याद रखना है, जो ऊर्ध्वपातन होता है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव में बदले। तो कपूर बिल्कुल है, शुष्क बर्फ भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है। तो इसमें से जो ऊर्ध्वपातन नहीं है वो बर्फ नहीं है, क्योंकि ये पहले द्रव में आएगा फिर गैस में बदलेगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बर्फ ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, 14, 0 या फिर 10? तो फ्रेंड्स उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 से नीचे वाले अम्ल होते हैं और 7 से 14 के बीच वाले क्षारीय होते हैं। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, पीएच स्केल की सीमा डैश डैश होती है 0 से 10, 0 से 14, 7 से 14 या फिर 0 से 7? तो फ्रेंड्स पीएच स्केल की जो सीमा है वो 0 से 14 तक होती है। तो फ्रेंड्स यहीं तक इस सीरीज को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।